नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना तो 10-12 दिन पुरानी है, लेकिन खुलासा हालिया है। कल ही इसका खुलासा हुआ है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ, थाना जानी, और वहाँ भूपगढ़ी गांव के पास के खेत में 23 जून 2025 को भूपगढ़ी गांव के ही एक किसान सुभाष की लाश मिली। खैर, सुभाष अपने खेत की तरफ जा रहा था। उसे वहाँ किसी ने गोली मार दी। वो गंभीर रूप से घायल हो गया और वहीं से गुजर रहे सुभाष आवाज़ लगाता रहा, और सिवाल खास के एक युवक ने अपनी मोटरसाइकिल रोकी। उससे उसने मदद मांगी कि साहब मुझे गोली मारी गई है। उसने तुरंत 112 नंबर, यानी जो हमारी क्विक रिस्पांस व्हीकल होती है, उसको फ़ोन कर दिया। तुरंत वो आ गई। उसने अपना नाम पता बताया, गांव का नाम बताया। पुलिस ने फ़ौरन उसके परिजनों को फ़ोन किया। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, मेडिकल कॉलेज में। लेकिन अगले दिन ही सुबह तड़के 4:30 बजे इलाज के दौरान सुभाष की मृत्यु हो गई। खैर, पुलिस को पता लगाना था कि गोली किसने मारी, क्या रंजिश थी, क्या अदावट थी। इन सब बातों के लिए पुलिस परेशान हुई। राकेश मिश्रा वहाँ पर एडिशनल एसपी ग्रामीण हैं, बढ़िया अधिकारी है, बड़ा कवि भी है। राकेश मिश्रा तूफान लिखता है। तो उसने फ़ौरन मौके पर पहुंचकर और वहाँ 3-4 टीमें बनाई, और ये पता लगाने के लिए सब टीमों को डिस्पैच किया कि क्या रंजिश हो सकती है और किसने इस व्यक्ति को, इस किसान को गोली मारी है। गांव में पूछताछ करती रहीं कुछ टीमें। वहां ये पता लगा कि सुभाष की पत्नी का गांव के ही रहने वाले गुलजार से अवैध संबंध है। खैर, पत्नी भी लाश पर अपना वही विधवा विलाप करती रही। उसकी एक बेटी थी, वो भी प्रलाप करती रही कि मेरे बाप को किसने मारा, मैं छोड़ूंगी नहीं, इस तरह की बातें। तो पुलिस को प्राइमा फेसी इन दोनों पे कोई शक नहीं हुआ। पूरा गांव बताता रहा कि साहब ये तो बहुत परेशान हैं, इनको तो समझ ही में नहीं आ रहा, इनका तो सब लुट गया, यही कमाने वाला था। दुनिया भर की बातें जैसी होती हैं। लेकिन जब गांव में ये बात पता लगी कि मृतक की पत्नी कविता का गांव के ही गुलजार से संबंध है, तो पुलिस ने सबसे पहले मृतक का मोबाइल नंबर, उसकी पत्नी का मोबाइल नंबर, गुलजार के बारे में पता लगा तो उसके गुलजार का मोबाइल नंबर, और मृतक की बेटी, छोटी बेटी सोनम, उसका मोबाइल नंबर, ये पुलिस ने बहुत बिना प्रयास के ये नंबर इकट्ठा कर लिए। और ये नंबर्स जब इनकी सीडीआर निकाली गई तो बातें थोड़ा थोड़ा करके समझ में आने लगी। इस बीच में पुलिस ने कविता को थाने पर बुलाकर उससे पूछताछ की। कविता ने बताया कि हमारा और गुलजार का खेत अगल बगल है। मैं और गुलजार जब खेत पर जाते थे तो खेत के पास ही बैठकर बातचीत करते थे। ये बातचीत धीरे धीरे संबंधों में बदल गई और फिर संबंध इतने तगड़े हो गए कि हम लोगों ने आपस में शादी करने का फैसला किया। इसी बीच में ये भी बताया गया कि जब इन दोनों को एक साथ घंटों घंटों वहाँ बैठा देखा गांव के लोगों ने, तो ये बात सुभाष को भी बता दी गई कि तुम्हारी पत्नी वहाँ पर फलां के साथ इधर कई दिनों से लगातार बैठ रही है। सुभाष ने पत्नी का खेत पर जाना बंद कर दिया और ये कहा कि जो खेत का काम है मैं करूँगा, तुमको घर के भीतर ही रहना है, चौखट के बाहर नहीं निकलना है। इसी बीच में एक बात और हुई। सुभाष के कुल 4 बच्चे थे, और जो दूसरे नंबर की लड़की थी, इसकी पहले नंबर की लड़की ने अंतरजातीय विवाह कर लिया, परिवार से अलग होकर, परिवार का विरोध करके। और
सुभाष और उसकी पत्नी इस विवाह के सख्त खिलाफ थे, लेकिन फिर भी नहीं मानी और शादी कर लिया। बड़ी बहन को देखकर छोटी बहन सोनम भी इसी राह पर चलने लगी। सोनम का मेरठ के शारदा रोड स्थिति कनोहर लाल पीजी कॉलेज में वो बीए की पढ़ाई कर रही थी और कॉलेज आते जाते दूध की दुकान पर काम करने वाले ब्रह्मपुरी निवासी विपिन से उसकी आंखें चार हो गईं। आते जाते वो एक दूसरे को देखते रहे। फिर सोशल मीडिया पर मुलाकात हो गई। सोशल मीडिया पर मुलाकात हुई, टेलीग्राम पर इन लोगों की बातचीत हुई और फिर नज़दीकी बढ़ती गई। फिर दोनों ने शादी का प्लान बनाया। सबसे पहले ये बात उसकी माँ को पता लगी कि पहली बेटी तो उसका कहना था हाथ से निकल गई, अंतर्जातीय विवाह कर लिया। दूसरी ने भी अभी वो बीए फाइनल में ही है, तभी वो शादी की बात कर रही है। माँ ने, कविता ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि ये शादी अब नहीं हो सकती। हम लोग पहले ही हमारी समाज में इतनी बेइज्जती हो चुकी है, ये शादी हम नहीं होने देंगे। कविता को भी 2-4 दिन लगा और फिर उसको भी पता लग गया कि उसकी माँ के भी गुलजार से संबंध हैं। उसने माँ को ब्लैकमेल करना शुरू किया। अगर ये शादी नहीं मानोगी तुम या नहीं कराओगी, पिता को मनाना तुम्हारा काम है, तो पूरा मोहल्ला और पूरा गांव तुम्हारे और गुलजार के किस्से कहानी से गुलजार हो जाएगा। ये बात सुनते ही कविता यानी मृतक की पत्नी वो भी थोड़ा कमज़ोर हो गई, या यूँ कह ले थोड़ा दबाव में आ गई। और फिर दोनों मिल गए, माँ और बेटी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तेरी शादी करा दूंगा और मुझे भी शादी गुलजार से ही करनी है। जब आपस में वो एक दूसरे में बीच में ब्लैकमेलिंग और इस तरह की बात होने लगी, तो मृतक सुभाष के कानों में भी ये बात, जैसे कहते हैं ना, गरां गुजरी, कि उनकी कानों में भी बार बार वो बात आई, भारी पड़ने लगी। उसने दोनों को बहुत डांटा। पत्नी को डांटा। पत्नी के बारे में तो टोला पड़ोसी ने बता ही दिया था कि गुलजार के साथ ये घंटों खेत के पास पेड़ के नीचे बैठी रहती है, तो उसको तो डांटा ही था। नई बात जो पता लगी, उसने बुला के अपनी बेटी सोनम को भी बहुत डांटा और उससे ये कहा कि अगर ये शादी हुई तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह की बातें उन लोगों ने की। इस बीच में जब दोनों मिल गए, माँ और बेटी, और दोनों का बाहर निकलना बंद कर दिया, वो वहीं बैठा रहता था, जाने नहीं देता था, इंसिस्ट करता था, और अपने रिश्तेदारों को भी उसने धीरे धीरे ये बात बतानी शुरू की। तो दोनों बहुत परेशान हो गई। दोनों ने अपने अपने प्रेमियों को बुलवाया और 4 लोगों ने एक साथ बैठकर पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया गया। माँ बेटी परेशान हो गई और दोनों ने यही सोचा कि अब तो प्यार को पाना बहुत मुश्किल है। तो फिर दोनों ने अपने अपने प्रेमियों को बुलवा के 4 लोगों ने ये अपनी इंडोर कॉन्फ्रेंस की और चारों सुभाष की हत्या को राजी हो गए। इसके लिए सोनम के प्रेमी विपिन ने अपने दोस्त अजगर उर्फ शुभम को तैयार किया। 5 दिनों तक ये लोग सुभाष की हत्या का मौका तलाशते रहे, लेकिन मौका नहीं मिला। 23 जून को शाम खेत में पानी लगाने के लिए जब सुभाष गया, तो माँ बेटी ने अपने अपने प्रेमियों को व्हाट्सएप कॉल के जरिए बता दिया कि सुभाष निकल गया है और पानी लगाने में उसे 3-4 घंटे लगेंगे। आज सही मौका है, इसका काम तमाम कर दो। इसके बाद विपिन तमंचा और कारतूस लेकर आया। गुलजार को ये तमंचा कारतूस दिया गया। दोस्त असगर को बताया गया कि तुम गाड़ी चलाओ। विपिन पीछे तमंचा और कारतूस लेकर बैठ गया। रास्ते में विपिन को लगा कि शायद ये मुझसे काम न हो पाए। उसने असगर को, जो मोटरसाइकिल चला रहा था, उसको तमंचा और कारतूस दे दिए और विपिन खुद बाइक चलाने लगा।
बाइक लेकर विपिन नहर पटरी के पास पहुंचा, जहां सुभाष को देखकर अजगर ने उसे पीछे से कमर में गोली मार दी। इसके बाद दोनों बाइक से फरार हो गए। पुलिस पूछताछ में पता लगा कि इन चारों ने, यानी माँ बेटी और माँ बेटी के प्रेमी 4 हो गए और 5वां असगर, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि पुलिस इतनी तह में जाकर जांच करेगी। ये सोचकर वो लोग बैठे रहे। 10-12 दिनों तक कुछ नहीं पता लगा। इसके बाद जो कविता थी, प्रेमी गुलजार, और बेटी सोनम का प्रेमी विपिन, ये दोनों अपनी अपनी शादी का प्लान बनाने लगे और इतना खुश थे कि बस पूछिए मत। इस पूरे प्लान की जानकारी सुभाष के दोनों बेटों आयुष और वंश को जरा सा भी नहीं लगी। आयुष और वंश, हाँ, बेटा आयुष 11वीं में पढ़ता था और सबसे छोटा बेटा वंश 10वीं कक्षा का छात्र था। खैर, पुलिस धीरे 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 इंच दर इंच बढ़ती रही और वहां तक पहुंच गई। सबसे पहले उसकी पत्नी कविता को गिरफ्तार करके थाने पर लाया गया। सुभाष की हत्या के बाद ये पांचों लोग आराम से अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। सोनम कविता के घर में मातम मना रही थी, अपने माँ के साथ अपने पिता के मरने के गम में मातम मना रही थी। कविता विधवा होने का ढोंग, चूड़ियाँ तोड़ देना, सिंदूर मिटा देना, ताकि 10, 20, 50 महिलाएं और पुरुष गांव के इस बात को देखें। सोनम भी पिता के मरने पर दुख का ढोंग करती रही। पुलिस ने इस बीच इनसे जब भी कुछ पूछा, इन लोगों ने कुछ नहीं बताया। ऐसा ये 13 दिन तक करते रहे, ड्रामा करते रहे। और गुलजार भी शोक प्रकट करने के लिए सुभाष के घर आता था, पत्नी और बच्चों से बात करता था, जबकि गुलजार ने ही गोली मारी थी। सबको सांत्वना देता था। फिर वही हुआ, जब सबकी कॉल डिटेल हुई, सबकी लोकेशन की गई, तो माँ बेटी की कॉल डिटेल में विपिन और गुलजार के नंबर घटना वाले दिन एक नहीं 22-25 बार सामने आए। हत्या वाले दिन विपिन और अजगर की लोकेशन उसी जगह मिली जहां सुभाष को गोली मारी गई थी। कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर पुलिस ने विपिन, गुलजार और माँ बेटी को गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी में ही अजगर का नाम आया कि गोली अजगर ने मारी थी। अजगर का मोबाइल भी देखा गया तो घटना वाले दिन, घटना वाले समय उसकी भी लोकेशन वहीं पर आई थी। अच्छा, इन 13 दिनों में जब तक ये पकड़े नहीं गए, व्हाट्सएप कॉल पर सब एक दूसरे से बात करते रहे। सुभाष की हत्या के बाद खुद को पुलिस से बचाने के लिए विपिन, कविता, सोनम और गुलजार, ये सभी लोग व्हाट्सएप कॉल करते थे। कभी फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो कॉलिंग ऐप्स हैं उनके ज़रिए बात करते थे और बराबर दिन भर ये चारों पांचों आपस में कांटेक्ट रखते थे। लगातार ऑनलाइन चैटिंग और ऑनलाइन कॉलिंग पर बातें हो रही थी। पुलिस ने जब इनको पकड़ा तो सबसे पहले इनका मोबाइल जब्त कर लिया कि इसके पहले, क्योंकि उनको कोई शंका नहीं थी, सब अपने अपने घर पे थे और जितनी बार भी पुलिस आती थी, पूछताछ करती थी, तो मृतक की पत्नी कविता उनसे ये ज़रूर पूछती थी कि साहब कुछ पता लगा, साहब हमारे पति के हत्यारों को ज़रूर पकड़ लीजिए और फांसी दे दीजिए। तो पुलिस बताती थी कि नहीं नहीं अभी नहीं, लेकिन हम जल्दी इसका पता कर देंगे, परेशान मत हो, और फलाना है, बस अब आज एक दबिश जा रही है, पता लगने वाली है। जैसे ही पुलिस जाती थी फिर पांचों एक साथ कनेक्ट हो जाते थे और बताते थे कि पुलिस कह रही है कि आज एक दबिश जा रही है, आज एक रेड जा रही है, आज हम लोग किसी न किसी कंक्लूज़न पर पहुंच जाएंगे। विपिन के फ़ोन पर विपिन ने फ़ोन पर सोनम से कहा कि डार्लिंग काम हो गया। ये चैट पर भी उसने कहा था, जो चैट उनके मोबाइल फ़ोन से पुलिस ने रिकवर की है। और जब गोली मार दी गई तो विपिन ने ही सबसे पहले सोनम को ये बताया था और ये कहा था कि अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद विपिन और अजगर भाग गए, तमंचा भी छिपा दिया। पुलिस ने बाद में ये तमंचा भी रिकवर कर लिया जिससे सुभाष को गोली मारी गई थी। पुलिस को सोनम विपिन की
सुभाष की हत्या के बाद लंबी चैट मिल गई है, जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। इसमें सोनम ने विपिन से कहा कि मैंने पापा के साथ गलत कर दिया, चैट में है। विपिन ने कहा कि तुम परेशान मत हो बाबू, हम हैं। बाबू सोना आप समझ ही रहे हैं। इस समय तो जैसे बिल्कुल पूरी दुनिया ही बाबू सोना में पागल हो गई है। सोनम विपिन और गुलजार को पुलिस के हर मूवमेंट और घटना का अपडेट व्हाट्सएप पर देती रही। उसने ये भी बताया कि पुलिस ने यहाँ आकर बातचीत करने के लिए आई थी, तो ये कहा था कि 7 जुलाई तक वो हत्यारों को पकड़ लेंगे। ये बात जब दोनों को बताई गई तो दोनों ने कहा कि अब ऑनलाइन चैट भी बंद कर दो, लगता है पुलिस को कहीं न कहीं से सुराग मिल गया है। उसके बाद भी विपिन ने सोनम से कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। इस तरह की बातें जो चैट में हैं वो पुलिस ने रिकवर की हैं। एसपी देहात डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको सामने रखा और ये बताया कि परिवार और परिचितों के फ़ोन कॉल्स की अभी भी जांच जारी है। कुछ पूछताछ और कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। इसमें मृतक किसान सुभाष की पत्नी कविता, बेटी सोनम, कविता का प्रेमी गुलजार और सोनम का प्रेमी विपिन है। विपिन का एक दोस्त अजगर उर्फ शुभम भी इस हत्या में शामिल था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आज की घटना, आज फिर एक पति की हत्या हो गई। मैं लगातार ये आपको नई घटना बता रहा हूँ। ये घटनाएं सब इतिहास के पन्नों से नहीं आई हैं, ये सब इसी महीने की या कुछ एक जून महीने की हैं। इसी 15-20 दिनों की ये 9 घटनाएं हैं जिसमें पतियों की हत्या हुई है। आज का अपराध थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। परिवार के विरोध में परिवार से दूर जाकर बड़ी वाली बेटी ने मृतक की प्रेम विवाह कर लिया, छोटी का भी किसी से इश्क हो गया, मृतक की पत्नी का भी गांव के किसी व्यक्ति से इश्क हो गया, बेटी को माँ के अफेयर का पता लगा, माँ को बेटी के अफेयर का पता लगा, दोनों एक दूसरे को ब्लैकमेल करने लगे। बाप को अपनी बेटी और पत्नी के अफेयर का पता इसी ब्लैकमेल के दरमियान चल गया, तो वो समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए दोनों की पहरेदारी करने लगा। लेकिन मोबाइल की पहरेदारी कैसे? वो तो देवता हैं मोबाइल, वो निराकार ब्रह्म हैं, वो खाली एक छोटी सी मशीन में नहीं रहते हैं, बड़ी भारी दुनिया है। रास्ता वही दिखाते हैं मोबाइल देवता। उन्होंने रास्ता दिखाया। बाप के तमाम रोकने के बाद भी वो लोग मोबाइल पर मिलते रहे और उन्होंने प्लान बना दिया कि अपने अपने प्रेमियों से कह के इसको रास्ते से हटाओ, वरना हम कभी मिल नहीं पाएंगे। और हुआ भी वही कि दोनों प्रेमियों ने अपनी अपनी प्रेमिकाओं के लिए गरीब बेचारे सुभाष की गोली मारकर हत्या कर दी और उसकी जान चली गई। आज मैं आपसे ये कहता हूँ कि इन घटनाओं से, लगातार होने वाली इन घटनाओं से मेरा भी मन विचलित हो रहा है। किसी ने कमेंट किया था कि आप पतियों की हत्या पर इतना परेशान हैं, जब लड़कियां मारी जाती थीं, पत्नियां मारी जाती थीं, बहुएं मारी जाती थीं। तो मैं आप सबको बता दूं, मैंने सब के बारे में बताया है। बहुएं मारी गईं, जला के मारी गईं, डाउरी डेथ के लिए अलग से प्रोविज़न बनाया गया, एविडेंस एक्ट में अलग से प्रोविज़न बनाया गया, और डाउरी डेथ का सबसे कठोर आईपीसी में सेक्शंस दिए गए 304B के नाम से। और जाने कितने लोग सही भी और फर्जी भी 304B के तहत आज भी जेलों में पड़े हुए हैं। ये सब मैंने बताया, लेकिन ये घटनाएं जो बीते 9 लोगों की मैंने आपको बताई हैं, और अलग अलग घटनाएं इसके पहले भी दसियों में बता चुका हूँ, ये थोड़ा सा लीक से हटकर क्राइम है, ये लीक से हटकर अपराध है, जिसमें पतियों की हत्या बार बार हो रही है। इसीलिए मैंने ये निश्चय किया है कि आज
पतियों की हत्या का ये अंतिम एपिसोड मैं करूँगा। ऐसा नहीं कि आज के बाद हत्याएं नहीं होंगी या बंद हो जाएंगी, लेकिन लगातार एक ही चीज़ के बारे में बताना ये बोझिल भी है, मेरे लिए भी दिक्कत है, श्रोताओं के लिए भी दिक्कत है, संदेश भी शायद खराब जा रहा हो। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि ये पतियों की हत्या की ये अंतिम कड़ी आज आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है। इसके बाद अगर कोई इस तरह की घटना होती है जिसमें पतियों की हत्या होती है, तो उनको सब मैं इकट्ठा करके हफ्ते के अंत में या महीने के अंत में सारी घटनाओं का बारे में, सारी घटनाओं के बारे में एक एक दो दो लाइन या एक एक दो दो वाक्य आप तक पहुंचा दूंगा, ताकि आपको इसका एहसास हो कि ये किस तरह से हमारे समाज में बदलाव आया है। और समाज और सामाजिक ढांचे में ऐसा लगता है कि अब सब कुछ सही नहीं है, पारिवारिक मूल्यों में बहुत गिरावट हो गई है। पारिवारिक मूल्यों का जितना ह्रास इस बीच में हुआ है साल 2 साल में, उतना शायद ही कभी इसके पहले हुआ है जहाँ तक अपराध का संबंध है। मैं इतनी लंबी सेवा के बाद ये पूरे होशो हवास में कह सकता हूँ कि पारिवारिक मूल्यों का ह्रास अपराध की शक्ल में, अपराध के दृष्टिकोण से ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा है। इसलिए आज मैं पतियों की हत्याओं की अंतिम घटना आपको बता रहा हूँ। आगे की घटनाओं को इकट्ठा करके मैं सप्ताहांत या महीने के अंत में एक एक करके उनकी छोटी छोटी डिटेल आपको बता दूंगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।